हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट और उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। जैसे पहला टर्म आएगा क्या, रिपेल फैक्टर, वहां पर एक अगला टर्म आएगा क्या, फोम फैक्टर। फिर उसके बाद हम जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, दोनों के लिए हम यहाँ पर रिपेल फैक्टर कितना होता है उसको डिफाइन करेंगे या उसकी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे। और यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जैसे IIT जैम। यानी आज का ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हिंट डालो क्या, नेचर ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट। समझते हैं भाई नेचर ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट कैसा होता है। अब रेक्टिफायर क्या होता है ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है और उसका आउटपुट कैसे निकलता है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो, उसकी पूरी जो वर्किंग होती है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है। जो आउटपुट मिलता है उसका नेचर कैसा होता है उसका आज हम क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, उसके अंदर जाके कुछ छानबीन करने वाले हैं। मजा आएगा। देखो समझना, ऐसे हिंट डालो, कॉपी निकाल ली होगी आपने, कॉपी में हिंट डालो क्या, नेचर ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट, नेचर ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है भाई, एक रेक्टिफायर है, कोई भी रेक्टिफायर हो सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं यहां पर एक फुल वेव रेक्टिफायर ले रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर इस तरह से एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो हियर वी हैव ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब मुझे इसको AC देनी है क्योंकि ये क्या, इसका काम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करना। मैंने मान लिया इसको, मैंने इस तरह से क्या दी, एक ऑल्टरनेटिंग करंट दी। तो ये मेरे पास क्या है भाई, यहाँ की ओर ये करंट है और ये मेरे पास क्या है, यहाँ को टाइम है और ये मेरे पास AC है जो मैं इसको दे रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट है जो मैंने इसको दी। ये क्या करेगा भाई, इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देगा और आउटपुट कैसा होगा और कैसा दिखेगा ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये आउटपुट करंट है और ये टाइम है तो मुझे यहां पर कुछ इस तरह से आउटपुट में DC वोल्टेज या DC करंट देखने को मिलेगी। ठीक है, या डायरेक्ट करंट देखने को मिलेगी। अब इसको डायरेक्ट करंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक ही है, ये इस तरह से AC की तरह अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। अब ये जो मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्लास 12th को याद करो तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये टाइम है और ये करंट DC करंट है तो ग्राफ कैसा आता है भाई, ऐसा ग्राफ आता है। लेकिन ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको DC बोल रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, AC इनपुट है, ये मेरे पास क्या है, AC इनपुट है और इसको मैं क्या बोल रहा हूं भाई, DC आउटपुट बोल रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, DC आउटपुट इसको बोल रहा हूं मैं। लेकिन भाई ये तो ये ऐसी बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो इस टाइप की जो DC होती है इसका एक खास नाम होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, पल्सेटिंग DC। ये जो यहां पर DC आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है ये कैसी DC है भाई, पल्सेटिंग DC है, या बोल सकते हैं पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है। अब इस पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट की एक खासियत होती है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट DC का होता है और कुछ कंपोनेंट AC का होता है। अब ये चौंकाने वाली बात है कि भाई अगर किसी भी करंट के अंदर AC का कंपोनेंट है तो भाई वहां पर नेगेटिव होना तो पक्का है, यानी डायरेक्शन में चेंज होना तो पक्का है। जैसे यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी यहां डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन भैया यहां पर तो डायरेक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं ये ऐसे कैसे कह पा रहा हूं कि भाई पल्सेटिंग DC के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक DC का कंपोनेंट जो इस फॉर्म में होगा, एक AC का कंपोनेंट जो कि इस फॉर्म होगा, एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसे वहां पर करंट होगी जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होगी। क्या यहां पर मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसी लाइन को मुझे एक्सप्लेन करना है, उससे पहले आप एक काम करोगे, ऐसे लिख के चलो, इस पल्सेटिंग DC के बारे में लिखो इस तरह से कि पल्सेटिंग DC हैव, पल्सेटिंग DC यानी डायरेक्ट करंट हैव टू
कंपोनेंट AC एंड DC, टू कंपोनेंट AC एंड DC। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई कि जो पल्सेटिंग DC होता है, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट जो होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक होता है क्या इसका AC कंपोनेंट, एक होता है क्या इसका AC कंपोनेंट, प्लस दूसरा होता है क्या इसका DC कंपोनेंट, DC कंपोनेंट। तो हियर वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ एनी pulsating DC, one is AC component and another one is DC component. Now my question is that कि भाई अगर इसके अंदर AC है तो भाई डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। क्या यहां पर जो करंट है उसके डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मुझे इसी बात को एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसके अंदर AC और DC दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। नाउ इस बात का एक्सप्लेनेशन तो यहां मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से इसके नीचे लिखो, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लाइन। ये जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है या जो समझाया मैंने आपको, इस बात का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, समझना बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, एक DC इनपुट है, सॉरी DC है मान लो इस तरह से, टाइम के साथ जो चेंज हो रही है, डायरेक्ट करंट है यूं करके। अब इस डायरेक्ट करंट की कुछ वैल्यू होगी, मैंने बोल दिया ये जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, +32 है। कितनी है भाई, +32 वोल्ट के बराबर है। किसके बराबर है, +32 वोल्ट के बराबर, सॉरी एम्पियर, +32 एम्पियर के बराबर ये क्या है, करंट है, +32 एम्पियर। अगर डायरेक्ट वोल्टेज होती तो क्या आ जाता है यहाँ पर, वोल्ट आ जाता। ठीक, मैंने एक और करंट यहाँ पर ले ली जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि AC है। ये टाइम है, ये मेरे पास करंट है। ठीक है, अब ये जो करंट है थोड़ा सा खास है। कैसे खास है, समझना जरा बात को। यहां से इसके ऊपर गया यूं करके और फिर, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कुछ बना। ऑल्टरनेटिंग है, इसका मतलब डायरेक्शन को चेंज होगा ही होगा। मैंने यहां पर दो ऐसे मेजरमेंट ले लिए, इसको मैंने बोल दिया कितना, -32 और इसको मैंने बोल दिया कितना, +18 एम्पियर में। ठीक है, ऐसे यहां पर रेफरेंस लाइन बना दो यूं करके, फिर यहां से ऐसे बना दो, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनना चाहिए। मान लो ये AC कुछ इस तरह से है, यूं करके ऐसे आई ये, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर यहां से ये ऐसे। क्या ये AC है या नहीं है, मुझे इस बात में कमेंट करो कि ये जो मैंने यहां पर करंट बनाई है, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या नहीं है। क्या खासियत है अल्टरनेटिंग करंट की, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, हाँ जी कर रही है, और अपने डायरेक्शन को भी चेंज करती है, हाँ जी कर रही है। देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये मेरे पास क्या है भाई, ये DC है और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर AC है। अब एक काम करो, इन दोनों को मिक्स करो, इन दोनों को क्या करो आप, मिक्स करो। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो देखो भाई, जो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा या जो मुझे करंट देखने को मिलेगी वो किस टाइप की होगी, बताओ जरा एक बार कमेंट करो उस बारे में कि इन दोनों की मिक्सिंग की वजह से जो मुझे देखने को मिलेगा। इन दोनों को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये भाई टाइम है और यहां ये करंट है, ये मेरे पास क्या है भाई, करंट है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या मुझे देखने को मिलेगा, देखो अगर जब ये -32 है एम्पियर है तो यहां ये कितना है भाई, +32 है, बिकॉज ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा कितना है, +32 है। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी जब ये -32 है ये +32 है, दोनों जुड़े तो कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो इस पॉइंट पर कितना होगा, ये 0 होगा, यानी जब ये वाला यहां पर आएगा तो 0। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या देखने को मिलेगा बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग, यानी जब इसकी वैल्यू कितनी है, +18 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, +32 है, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। मानो ये मेरे पास क्या है, 50 है, दिस इज अवर 50 एम्पियर। तो उस समय करंट कितनी होगी भाई, 50 एम्पियर होगी। फिर उसके बाद ये जाएगा, ये वाली चीज -32, इस समय कितना हो जाएगा भाई, करंट अगेन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये गया भाई इसके करस्पॉन्डिंग, जब ये दो मिक्स होंगे, ये और ये मिक्स होंगे, +18 +32 कितना आ जाएगा, ये 50
तो कहीं यहां मुझे देखने को मिलेगा, कहां पर, इधर पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये 0 जाएगा, तो 0 और दूसरी चीज, सॉरी ये मेरे पास क्या है -32, और यहां से क्या है +32, तो कितना हो जाना है, इसने 0 हो जाना है। फिर यहां से ये आया और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कितना देखने को मिलेगा, ये कितना है +18 +32, तो कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर ये 0 है, सॉरी ये कितना है -32, और 32 और -32 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली चीज देखने को मिलेगी, और ये मेरे पास कितना 18 32, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से मेरे को यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है। अब ये जो मुझे यहां पर देखने को मिला, ये क्या है भाई, पल्सेटिंग डीसी है। ये क्या है मेरा, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है। ये क्या है, एसी है। ये क्या है, डीसी है। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास कर पा रहे हैं कि एक पल्सेटिंग डीसी के अंदर एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, दोनों होते हैं। यानी इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट एसी होता है और दूसरा कंपोनेंट डीसी होता है। यानी अगर मेरे पास एक रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर ने इस एसी सिग्नल को रेक्टिफाई किया और मुझे यहां पर पल्सेटिंग डीसी देखने को मिली। इस पल्सेटिंग डीसी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट एसी होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, डीसी होगा। हां, कभी कोई रेक्टिफायर ऐसा होगा जिसमें डीसी कंपोनेंट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा और एसी कंपोनेंट कम होगा, और कोई दूसरा रेक्टिफायर होगा जिसमें एसी कंपोनेंट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा और डीसी कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा, या बोल सकते हैं उसको कम इफेक्टिव होगा डीसी कंपोनेंट। अब मुझे कैसा रेक्टिफायर चाहिए बताओ, मुझे जो रेक्टिफायर चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, कैसा होना चाहिए वो। क्या होता है रेक्टिफायर का मेन काम, रेक्टिफायर का मेन काम होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब मेरे पास माना एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसका जो आउटपुट पल्सेटिंग डीसी है, उसका जो एसी कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा है और डीसी कंपोनेंट बहुत कम है। क्या ये एक अच्छा रेक्टिफायर है? आंसर है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर मुझे बहुत ज्यादा पल्सेट एसी कंपोनेंट देखने को मिलेगा और बहुत कम डीसी कंपोनेंट देखने को मिलेगा। सो इट इज नॉट ए गुड रेक्टिफायर। तो अच्छा रेक्टिफायर होने के लिए जो पल्सेटिंग डीसी है, ये जो आउटपुट है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, डीसी कंपोनेंट स्ट्रांग होना चाहिए, एसी कंपोनेंट होगा लेकिन वो कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी बहुत ही कम होना चाहिए। अब कोई रेक्टिफायर कितना अच्छा है, उसके अंदर जो डीसी कंपोनेंट है, उसके पल्सेटिंग आउटपुट के अंदर जो डीसी कंपोनेंट है वो कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा है, इस बात को बताने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपेल फैक्टर बोलते हैं। यानी कौन सा रेक्टिफायर कितना अच्छा है, इस बात को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है या बोल सकते हैं एक पैरामीटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपेल फैक्टर बोलते हैं। रिपेल फैक्टर सिंपल ये बताएगा कि उस रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है, एसी कंपोनेंट या फिर डीसी कंपोनेंट। और वही रेक्टिफायर अच्छा होगा जिसके आउटपुट के अंदर डीसी कंपोनेंट डोमिनेट करेगा, ठीक है। और डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की जानकारी हमको किससे मिलती है, रिपेल फैक्टर नाम के एक पैरामीटर से मिलती है। वही हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग भी है। तो इस तरह से हेडिंग डालो क्या, रिपेल फैक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, रिपेल फैक्टर। क्या होता है भाई रिपेल फैक्टर, पहले इसको डिफाइन करेंगे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई गामा। गामा से इसको हम दिखाते हैं। जो रिपेल फैक्टर गामा होता है, ये होता है किसके बराबर, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, एसी component of output upon DC component of output, upon DC component of output, ठीक है। तो this is simple definition of ripple factor। तो ripple factor is defined as
रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई और वी कैन से टू DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। यानी मेरे पास यहां पर दो कंपोनेंट हैं, एक AC कंपोनेंट और एक DC कंपोनेंट। इसकी RMS वैल्यू और इस DC के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिपेल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम रिपेल फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हमें क्या करना है? इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रिपेल फैक्टर, तो ऐसे हेडिंग बना के चलो, सब हेडिंग इसी के अंदर क्या? कैलकुलेशन ऑफ रिपेल फैक्टर, रिपेल फैक्टर, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आता है यहां से, कभी कभी ये प्रूव भी करने को आता है कि रिपेल फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है या इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो भाई क्या करने को जा रहे हैं, ये मेरे पास मान लिया कोई रेक्टिफायर है, मैंने अज्यूम कर लिया। ये मेरे पास क्या है भाई? एक रेक्टिफायर है। इस रेक्टिफायर को मैंने क्या दिया? यहां से AC इनपुट दिया। ये क्या है? AC इनपुट। यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई? DC आउटपुट देखने को मिलेगा इस तरह से। एंड दिस इज अवर पल्सेटिंग DC। कैसी DC है ये? पल्सेटिंग DC है। और अगर मैंने ये बोलूं कि जो DC आउटपुट है वो क्या है? I है। I मैंने क्या बोल दिया भाई? आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर बोल दिया। दिस इज आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, दिस I विल बी इक्वल टू IAC प्लस IAC प्लस IDC, ठीक है। हियर IAC इज AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट एंड IDC इज DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई? IAC निकालूं, IAC, बिकॉज मुझे IAC की RMS वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं यहां से पहले क्या निकाल ले रहा हूं? IAC निकाल ले रहा हूं। तो IAC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये IAC विल बी इक्वल टू I माइनस क्या आ जाएगा? IDC आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आंसर है हाँ जी आएगा। IAC विल बी इक्वल टू I माइनस क्या आ गया? IAC आ गया। अब इसकी RMS वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं क्या बोल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर से अवर रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफायर, से रेक्टिफायर इज हाफ वेव। जो रेक्टिफायर हो कैसा है? हाफ वेव रेक्टिफायर है। उसके अगर मैं AC करंट या AC आउटपुट डिफाइन करना चाहूं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट कैसा होता है भाई? I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। I नॉट साइन थीटा किसके लिए? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब निकालना है क्या मेरे को? RMS वैल्यू ऑफ AC, IRMS, ये मुझे चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में? इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/2 पाई। पहले मीन निकालूंगा किसका? IAC के स्क्वायर का। तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कितना आ जाएगा यहाँ से? I माइनस का, हियर वी हैव IDC का होल स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा? D थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आई? रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस IAC, और IAC की जो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, IAC आएगा यहाँ पर। चलो एक स्टेप मैंने शॉर्ट मार दिया। यहाँ पर क्या आएगा? IAC का स्क्वायर आएगा
और इनटू कितना आएगा डी थीटा। अब इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो आई ए सी की RMS वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एंड दिस वन इज आई माइनस का आई डी सी का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना बात को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, क्या, आई ए सी आर एम एस विल बी इक्वल टू, ये जो रूट के अंदर मैंने इतना लिखा हुआ है, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ आई माइनस आई डी सी का स्क्वायर। यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है रूट के अंदर इतना, ये क्या है भाई, एवरेज है किसका, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये किसका एवरेज है, आई माइनस आई डी सी के स्क्वायर का एवरेज है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, अंडर रूट ऑफ एवरेज या फिर मीन ऑफ किसका, आई माइनस आई डी सी के स्क्वायर का मीन। ठीक है, इस पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मीन को दिखाने का या एवरेज को दिखाने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका स्क्वायर ओपन करो तो कितना आ गया, देखो ये, दिस इज अंडर रूट ऑफ, दिस वन इज एवरेज ऑफ किसका, दिस इज आई स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर और प्लस आएगा, सॉरी, फिर माइनस का 2 आई डी सी एंड दिस ब्रैकेट क्लोज दिस वन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब मैं इसको पहले इसका फिर इसका फिर इसका ऐसे लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, दिस इज अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फिर प्लस एवरेज ऑफ आई डी सी का स्क्वायर फिर प्लस, सॉरी, माइनस, ये 2 तो ऐसे रहा कांस्टेंट है, फिर क्या आएगा, एवरेज ऑफ आई इंटू एवरेज ऑफ आई डी सी, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, यहां से इधर आया हूं फिर इधर है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आई ए सी का आर एम एस विल बी इक्वल टू, दिस वन इज अंडर रूट ऑफ, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पता क्या होनी चाहिए कि भाई एवरेज ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, एवरेज ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, ये आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो किसके बराबर निकल के आएगा, वो आईडीसी के बराबर निकल के आएगा। ये कैलकुलेशन ने पहले की थी या नहीं की थी? आंसर आज की है, जब मैंने एवरेज ऑफ आई निकाला था, आउटपुट करंट निकाला था, वही तो किस तरह निकल के आया था, आईडीसी के बराबर निकल के आया था। आंसर आज निकल के आया था, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आईडीसी लिख सकता हूं। एक चीज और भाई, जो आईडीसी है वो तो कांस्टेंट है, डीसी करंट है, तो एवरेज ऑफ आईडीसी इक्वल टू क्या होगा, आईडीसी ही होगा। आंसर हाँ जी होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी दे बोथ आर इक्वल। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना है देखो, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फिर माइनस, सॉरी, प्लस, ये मेरे पास कितना आया, आईडीसी का होल स्क्वायर आया, फिर माइनस का, ये भी आईडीसी है, ये भी आईडीसी है, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ आईडीसी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो, क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एसी कंपोनेंट आई आरएमएस विल बी इक्वल टू, दिस वन इज अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर एंड माइनस का आई डी सी का स्क्वायर, ऐसा कुछ आया यहाँ पर। अब बारी है इसकी, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा समझना बात को। ये मेरे पास क्या है, आउटपुट करंट के स्क्वायर का एवरेज है। अगर मैं क्या निकालूं, आई आर एम एस निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, आई आर एम एस निकालूं,
तो IRMS क्या हुआ मतलब भाई, इसका मतलब हुआ रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ आउटपुट करंट। IRMS का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ किसका, एवरेज ऑफ आउटपुट करंट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, IRMS यानी RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। यानी ये जो चीज यहां पर लिखी है इसको मैं ये लिख सकता हूं, IRMS का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास IAC RMS विल बी इक्वल टू कितना है ये, अंडर रूट ऑफ, इसको मैंने क्या लिख लिया भाई, IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। ऐसा कुछ आया। अब थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करो, फिर इसमें कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं काफ़ी हद तक मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल तक, थोड़ा सा और यहाँ मशक्कत करनी है, फिर हमारा आंसर आ जाना है। अब यहाँ से एक काम करो, IDC कॉमन ले लो, रूट से भी बाहर ले लो उसको। तो यहाँ से मेरे पास RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं IDC अगर बाहर लूंगा तो स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट बैठ के आएगा, तो बाहर से क्या बचेगा मेरे पास, IDC बचेगा, और रूट के अंदर यहाँ क्या बच जाएगा, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, और अपॉन कितना आ गया, उसका स्क्वायर भी है, अपॉन में कितना आ जाएगा, IDC का स्क्वायर आ गया और -1 आ गया। अब इस IDC को यहाँ ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास IAC की RMS वैल्यू अपॉन IDC, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये, अंडर रूट ऑफ दिस वन इज IRMS ऑफ आउटपुट करंट अपॉन उसका स्क्वायर भी है, IDC का स्क्वायर और -1। अब एक बार इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, आपको पक्का खुशी होगी, हो रही खुशी, बिकॉज ये चीज क्या है, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, ये क्या है भाई, DC कंपोनेंट, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिपेल फैक्टर। तो दिस टर्म इज कॉल्ड रिपेल फैक्टर। तो दिस टर्म हियर, दिस आउटसाइड में जो लिखा हुआ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो मेरे पास क्या है, गामा है, यानी रिपेल फैक्टर है। तो रिपेल फैक्टर गामा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, IRMS का स्क्वायर अपॉन IDC का स्क्वायर -1, ये आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दिस इज अवर गामा, इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख लो और यहां पर ऐसे स्टार लगा दो। अब यहां पर एक और बड़ी गजब की चीज है, वो चीज क्या है समझना जरा, वो चीज है भाई ये जो यहां पर लिखा हुआ है क्या, IRMS अपॉन IDC, एक यहां पर टर्म आया है, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, गामा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऐसे पूरा ब्रैकेट, दिस इज अवर IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1। ये जो टर्म यहां पर आया ब्रैकेट के अंदर, IRMS अपॉन IDC, इस टर्म को हम बोलते हैं क्या, फॉर्म फैक्टर। दिस टर्म इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। इसका नाम क्या है भाई, फॉर्म फैक्टर है, इसका नाम क्या है, फॉर्म फैक्टर है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है भाई, अगर मैं यहां से फॉर्म फैक्टर डिफाइन करना चाहूंगा तो दिस फॉर्म फैक्टर विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट अपॉन DC कंपोनेंट, अपॉन क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो दिस इज अवर फॉर्म फैक्टर, ये मेरे पास क्या है, फॉर्म फैक्टर, इसको मैं F भी बोल सकता हूं। तो फॉर्म फैक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, IRMS अपॉन IDC, IRMS अपॉन IDC। नाउ अब ये जो गामा है इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं, कैसे समझना जरा, मैं गामा इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं कि भाई अंडर रूट ऑफ क्या, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर और माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। तो दिस कैन बी ऑल्सो डिफाइन इन दिस वे, और इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर भाई बंद कर दो।
तो दिस इज अवर गामा एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ये वाला हो या फिर उधर वाला हो, द बोथ फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है। ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला डिफाइन किया किसका, फॉर्म फैक्टर का और रिपेल फैक्टर का। अब मुझे क्या करना है भाई, दोनों के लिए, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों के लिए रिपेल फैक्टर क्या होगा और फॉर्म फैक्टर क्या होगा ये डिफाइन करना है। नाउ फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले किसके लिए, सबसे पहले किसके लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मैं फॉर्म फैक्टर डिफाइन करने को जाऊंगा तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी होता है। अब इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो आउटपुट करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होती है और उसकी डीसी वैल्यू क्या होती है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये दोनों मुझे पता है। क्या पता है, सिंस वी नो दैट आई आर एम एस इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर किसका होता है, आई मैक्स अपॉन 2 के बराबर होता है। और अगर मैं आई डी सी निकालने को जाऊंगा तो ये कितना आता है भाई, याद है आपको किसी को, जो आई डी सी होता है किसका होता है, आई मैक्स अपॉन पाई के बराबर होता है। कितना होता है, आई मैक्स अपॉन पाई के बराबर होता है। अब इन दोनों को वैल्यू को उठाओ यहां रखो तो क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर भाई साहब निकल के आ जाएंगे हमारे, हाँ जी निकल के आ जाएंगे। अगर निकल के आ जाएंगे तो भाई निकाल दो। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया भाई, फॉर्म फैक्टर विल बी इक्वल टू, दिस इज अवर आई मैक्स अपॉन 2 और अपॉन में कितना आ गया, आई मैक्स अपॉन पाई, इससे ये चला गया तो यहां से मेरे पास फॉर्म फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। अब पाई बाई 2 निकालने के लिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है, आजा भाई, पाई बाई 2 3.14 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया मेरे पास कितना 1.57। दिस इज फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये फॉर्म फैक्टर है तो अब मुझे क्या निकालना है भाई, रिपेल फैक्टर भी निकालना है। नाउ अगर मैं गामा निकालने को जाऊंगा तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। तो फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर कहने का मतलब इसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना है ये, इंटू कर दो किससे 1.57 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज, तो यहां से मेरे पास गामा विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव अंडर रूट ऑफ 2.46 और माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -1 इक्वल टू -1, अगर -1 किया तो 1.4 के आसपास आ गया है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1.4649, इसका रूट निकाल दो। अब इसे क्या निकाल दो, रूट, इसका रूट ऐसे निकल जाएगा, अरे इसका रूट निकाल दो, अच्छा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ किसका 1.4649, तो ये मेरे पास आएगा कितना भाई, गामा विल बी इक्वल टू 1.21। तो दिस इज अवर गामा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर मैं गामा परसेंटेज निकालूंगा तो गामा परसेंटेज इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 121%। तो दिस इज अवर गामा परसेंटेज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी तुलना करनी है हमको, तो तुलना करने के लिए अब उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, फिर फुल वेव रेक्टिफायर के निकालना पड़ेगा और फिर गामा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये कमेंट करेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है, हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो कौन सा अच्छा होगा, हाफ वेव या फुल वेव। ना हेड डालो इस तरह से, क्या, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, रिपेल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। सेकेंड लिखना है इसमें इस तरह से, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर मैं आउटपुट करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहूंगा तो दिस इज आई मैक्स बाई √2 होती है, इसके तो सभी पता है इसके बारे में। अगर मैं आई डी सी निकालूंगा तो ट्वाइस हो जाता है इसका, तो ट्वाइस आई मैक्स अपॉन कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा भाई। अब फॉर्म फैक्टर निकाल दो फिर पहले, तो क्या होता है फॉर्म फैक्टर हमारे पास, आई आर एम एस अपॉन कितना आ जाएगा, आई डी सी आ जाएगा।
आई आर एम एस कितना है मेरे पास यहाँ पर, आई मैक्स बाई √2 है, अपॉन आई डी सी कितना है, ट्वाइस ऑफ आई मैक्स अपॉन पाई है। देखो आई मैक्स से आई मैक्स चला गया तो कितना आ गया ये, पाई बाई 2√2 आ गया, पाई बाई 2√2। दिस इज अवर फॉर्म फैक्टर। तो ये मेरे पास क्या है भाई, हमारा फॉर्म फैक्टर है। थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो फॉर्म फैक्टर कले वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास। पाई यानी 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू दिस, एंड अगेन डिवाइडेड बाई 1.414, and our answer is form factor, and our answer is 1.11। कितना आ गया भाई ये, 1.11। दिस इज अवर फॉर्म फैक्टर। ये मेरे पास क्या निकल के आया, हमारा फॉर्म फैक्टर निकल के आया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, रिपेल फैक्टर चाहिए, यानी गामा चाहिए। अब गामा इक्वल टू क्या होता है, अंडर ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है। तो दिस इज अंडर ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो इनटू होल थिंग। अरे कितना है ये, 1.11 इंटू 1.11 कितना आ गया भाई, कुछ ऐसा आ गया, 1.12 आ गया। फिर -1 करना है, माइनस इक्वल करके -1 कर दो, तो दिस इज अवर 0.22। कितना आ गया, 0.221, ऐसा कुछ आया। अब इसका रूट निकालना है, 0.221 का रूट, अंडर ऑफ 0.221, 0.221। तो ये मेरे पास आया कितना, दिस इज अवर 0.47, 0.47। दिस इज अवर गामा इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अगर गामा परसेंटेज निकालोगे, गामा परसेंटेज विल बी इक्वल टू क्या होगा, 47%। अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसका कमेंट करें किसके अकॉर्डिंग, हम इस गामा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। गामा क्या था भाई, आई ए सी कंपोनेंट का RMS अपॉन IDC, ये मेरे पास गामा था। अब होना क्या चाहिए एक अच्छे रेक्टिफायर के लिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। यानी इसका मतलब जिसके लिए गामा ज़्यादा होगा, गामा ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा। गामा ज़्यादा है इसका मतलब IAC RMS ज़्यादा है, यानी IAC ज़्यादा है, इसका मतलब गामा ज़्यादा है तो अच्छा है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गामा क्या है, कम है, अगर गामा कम है, गामा कम है तो इसका मतलब DC ज़्यादा है, और क्या होना चाहिए, और क्या होगा, IAC RMS क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा मेरा, अच्छा होगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, ये वाला रेक्टिफायर क्या होगा, अच्छा होगा। अब इन दोनों में हाफ वेव और फुल वेव में किसके लिए गामा ज्यादा है और किसके लिए कम है, और साफ साफ दिख रहा है कि भाई गामा ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज ग्रेटर देन गामा ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो भाई इसका मतलब एक बात तो पता है, ये स्पष्ट है कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक अच्छा रेक्टिफायर है, और हाफ वेव रेक्टिफायर एक अच्छा रेक्टिफायर नहीं होता है। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई चूज करो एक में से, आप किसको यूज करना चाहोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आंसर कौन सा वाला है, फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि इसमें AC कंपोनेंट क्या होगा, बहुत कम होगा, और DC कंपोनेंट ज्यादा होगा, जो कि हमें चाहिए। क्लियर है इतनी बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि भाई रिपेल, रिपेल क्या होता है, हमने रिपेल फैक्टर पढ़ लिया, रिपेल क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड रिपेल, तो रिपेल का सिंपल सा मतलब हुआ IAC RMS, IAC RMS, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं, ठीक है। रिपेल का मतलब क्या हुआ, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि व्हाट इज रिपेल, रिपेल इज RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि भाई जो नेचर होता है किसी भी रेक्टिफायर के आउटपुट का वो किस तरीके का होता है। आई होप
आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और समझ में आई हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हैं, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सकता है नीचे कमेंट कीजिए। अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, हर टाइप के कमेंट का आपका स्वागत है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा लेक्चर लेंदी बनाता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये मत कहिए कि लेक्चर शॉर्ट कीजिए, अगर मैं ये लेक्चर शॉर्ट करने जाऊँगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, सिंपल सी बात है। मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे को यहाँ पर बोर्ड पे लिख के मैं कर सकता हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, मैं पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं पीडीएफ यहाँ पर लगा सकता हूँ और उसको पढ़ सकता हूँ, उसमें मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे पता है उससे आपको आसानी होगी क्योंकि आप पीडीएफ को पॉज करोगे और लिखोगे, अपने दिमाग में भरोगे, अगले दिन स्कूल कॉलेज में जाके, कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं वहाँ लिख के आओगे और हो सकता है मार्किंग स्कीम तो ऐसी होती है हमारे वहाँ, आपके अच्छे नंबर भी आ जाएं और आप पास भी हो जाओ। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने जीवन में, एक लेवल तक आपको साइंस को पढ़ना है, तो आपको उसको इसी तरह से पढ़ना होगा। आपको एक लेक्चर से पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको किताबों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं यही नहीं कह रहा कि मेरे लेक्चर देख लो तुम सब आ जाएगा तुमको, नहीं, ये लेक्चर देखने के बाद भी आपको 2-3 किताब से गो थ्रू होना चाहिए, उनसे क्वेश्चन को देखना चाहिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, हर टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ और 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं। उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हर टॉपिक से कम 15 से 20 क्वेश्चन करिए। और अभी इंटरनेट का जमाना है, क्वेश्चन की भरमार है, आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और शॉर्टकट रास्ता न अपनाकर एक ऐसा रास्ता यूज कीजिए जिस रास्ते से आपको सफलता मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।